वर्बल ऑर्डर सुनाया गया है जी चलान के हवाले से आज, जिसमें मोहतरम जज साहब ने बताया कि 363 जो किडनैपिंग 700 सज़ा है, 364 जो 14 साल से कम उम्र की बच्ची को बदफेली की नीयत से अगवा करना जिसमें 14 साल सज़ा हो सकती है, 368 उन लोगों पे लागू होती है जो कि किडनैप या अगवाशुदा बच्ची को मज़ीद छुपाने में या जानते हुए कि वो अगवाशुदा हैं मुलज़िमों का साथ दें, उनको भी उतनी सज़ा मिलती है जितनी 363 या 364 के मुलज़िमों को मिलेगी। फिर 34 PPC 34 तब होती है जब एक से ज़ायद लोग कोई जुर्म कर रहे हों और उनकी नीयत एक ही हो, तो उस पर सेक्शन 34 लगाया जाता है। इसके अलावा जो है सेक्शन 3 और 4 है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का, जिसमें सेक्शन 3 के तहत वो इंसान जो कि शादी करता है और सेक्शन 4 के तहत वो लोग जो इसमें सहूलतकार बनते हैं। फिर इसके अलावा सेक्शन 3(2) है ट्रैफिकिंग एक्ट का, जो कि किसी बच्ची या औरत को ट्रैफिक करना कमर्शियल सेक्स पर्पस के लिए या जबरी मुशक्क़त के लिए, उसकी दफ़ा लगती है। और फिर 4B जो है, हम दोबारा से कर लेते हैं अगर लाइव नहीं आ रहा कोई तो कर लेंगे कंटिन्यू चाहिए। सेक्शन 3 जैसे कि मैं कह रहा था ट्रैफिकिंग का, जिसमें अगर एक बच्ची या औरत को ट्रैफिक किया जाए तो उसमें 10 साल सज़ा है। और सेक्शन 4B एग्रीवेटेड ट्रैफिकिंग, उस पर भी चालान मंजूर किया गया है। जब 2 से ज़ायद लोग किसी को ट्रैफिक कर रहे हों तो उसे एग्रीवेटेड ट्रैफिकिंग कहा जाता है, और उसको कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप ने ट्रैफिकिंग की है। ये बहुत बार कहा गया कि जी गैंग कहाँ है, गैंग कहाँ है। कानून गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कानून कहता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप। 4B का इसमें तलाक़ हुआ है। ये दफ़ात इसमें लगी हैं। फ़िलहाल 375 जो ज़िना रेप के हवाले से दफ़ा थी, सिर्फ वो है जिसका इतलाक़ अभी नहीं किया गया, मगर अभी MLO की जो दरख्वास्त उस पर भी फ़ैसला आना बाकी है। हो सकता है उस पर कोई फ़ैसला आने के बाद हमें ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो, बट जो रीज़निंग है चलान के ऑर्डर की वो कल मुतवक्को है। आज चूँकि आखिर वक्त तक जब तक जज साहब बैठे हुए थे और बड़ी पेशेंट उन्होंने, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ जज साहब की कि बड़ी तसल्ली से ये सुनते हैं, किसी फ़रीक को ये शिकायत नहीं होती कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तो बेल की दरख्वास्त चल रही थी तो चलान उन्होंने वर्बली सुना दिया। उसके बाद बेल की जो दरख्वास्त थी, मुल्ज़िम के जो दलाइल हैं वो मुल्ज़िम के वकील आपको बेहतर देंगे। हम अपने दलाइल के हवाले से आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट की और हाई कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में ये वाज़े किया कि बच्ची जो 16 साल से कम हो उसकी स्टेटमेंट इममटीरियल होती है। उसका अपने ख़ुद से कहना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कही थी, या इवन यहाँ तक फ़ैसले हैं कि जहाँ उन्होंने अगवाकार को कहा कि मुझे ले चलो अपने साथ, तब भी अगवाकार की गलती है जो कि बच्ची कम सिन है। ये फ़ैसले रखे गए। उसके अलावा ये फ़ैसले हमने जज साहब के सामने रखे कि इस्लाम के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट का मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फ़ैसला है 5 रुकनी बेंच का कि इस्लाम में शादी कोई खुफिया चीज़ नहीं है। तो जहाँ खुफिया शादियाँ हों और बच्चियों को उनके वलियों से, सरपरस्तों से, ख़ानदान से दूर रख के शादियाँ हों, और उसके बाद जो दूल्हा है वो अडल्ट हो और वो बच्ची के जवान होने का, बालिग होने का, आकिल होने का इंतज़ार ना करे, क्योंकि हो सकता है बच्ची उस वक्त अपनी नीयत बदल दे। इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और ये भी है कि जो जिसको हम बार बार कहते हैं जिस्मानी बलूगत, प्यूबर्टी, ये ऐसे केसेस में एक रेलेवेंट फैक्टर हो सकता है, मगर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अक्सर ये आर्गूमेंट ये आता है कि जी चूँकि बच्ची प्यूबर्ट है तो जो फैसला करना चाहे, और अक्सर लोग इस्लाम की भी गलत तशरीह पेश कर रहे होते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आपकी नेक नीति होगी, आप यकीनी तौर पर अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाह रहे हैं, मगर अल्लाह की दीन की सही खिदमत है पहले अल्लाह के दीन को पढ़ना, फिर समझना, तहकीक करना और सही बयान करना। दावत भी करें तो कम से कम समझ के पढ़ के करें। मज़ीद ये हमने जो